और बात यहाँ पे एक वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, बात है वंचित समाज की, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी। अगर वो अपने महार समाज के लिए करते तो शायद हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता। वो किसी एक समाज के परिप्रेक्ष्य नहीं है। आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी भागीदारी ना होना है। हमारा समाज बहुत ज्यादा गरीब है, वंचित को वंचित रखा गया है। रिजर्वेशन के अंदर अंडर रिजर्व कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आगे बढ़ गए और बाकी का समाज को धक्का मार के पीछे कर दिया गया है। जो जिस की बात करें, हम ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए हमने यहाँ पर ये रखा है। इस समय एग्जैक्टली हमारे सामने क्या है, ये बहुत सारे हमारे समाज के मुद्दे, आज के नहीं सदियों के बहुत मुद्दे, और इस मुद्दों पर सामूहिक रूप से क्रियान्वयन करने की जरूरत है। आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा है, एक व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और बात यहाँ पे एक वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, बात है वंचित समाज की, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी। अगर वो अपने महार समाज के लिए करते तो शायद हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता। वो किसी एक समाज के परिप्रेक्ष्य नहीं है। आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी भागीदारी ना होना है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, इसलिए हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है या बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ये ज्यादा परिपेक्ष और ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। हमें तो पूछा आपने कि पॉलिटिकल बेस क्या है, हाँ, आपकी आगे तैयारी क्या है, उसी पे मैंने क्वेश्चन किया। राजनीतिक तैयारी डेफिनेटली हर चीज, आज का जो चुनाव है ना जी, आज का चुनाव में यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसकी भी पूरी व्यवस्था करने में भी पैसा खर्च होता है। हमारा समाज बहुत ज्यादा गरीब है, वंचित को वंचित रखा गया है। रिजर्वेशन के अंदर अंडर रिजर्व कुछ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आगे बढ़ गए और बाकी का समाज को धक्का मार के पीछे कर दिया गया है। तो जब तक हम सब मिलकर एक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करके, बिना अपने बेसिक इंटरेस्ट को भूलकर, हम आर्थिक इंटरेस्ट को भूलकर का सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम साथ में आ पाएंगे। जब मैं की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, चाहे वो हमारा इस्तेमाल कल भी करते रहे थे, हम गुलाम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जब तक आप और मैं सब आ नहीं पाएंगे, हम आ नहीं पाएंगे। मैं कंप्लीट कर दूं सर, कि वो हम राजनीतिक रूप से देखेंगे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत, आज राजनीति ना सस्ती नहीं रह गई है, आज राजनीति बड़ी महंगी हो गई है। कहीं पर भी जाना है वो महंगा हो गया है, कहीं पर भी चाय पिलानी है और पीनी है वो भी महंगी हो गई है। भूखे पेट भजन ना हो, गोपाला वाली बात है। तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा। अभी पहले हम डिमांड करें, पहले हम एंट्री लेंगे, मजबूती से एंट्री लेंगे और एंट्री मतलब अपने लोगों को भेजेंगे, फिर अपनी पार्टी की हमारे सामने माननीय काशीराम जी ने एक बहुत बड़ी मतलब चीजें हमारे सामने रखी। अनफॉर्चुनेटली हम फेल्ड हैं, हमें वो चीजें नहीं हो पाई मजबूती से। हमें वापस से उसको रीजनरेट करने की जरूरत है, उसके अंदर जान फूंकने की जरूरत है। हमें समाज को एकत्रित करने की, जो हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि बार्गेनिंग कंडीशन में आना बहुत जरूरी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई किसको जिता रहे किसको नहीं। हम जी एक पार्टी के एक कैंडिडेट को जिताने की बात करें, हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हम उसके अगर उस क्षेत्र की जहां पर है, हम उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चयनित करेंगे। अगर कोई पार्टी नहीं समझ, क्या वो कैंडिडेट हमारे समाज की बात को रख सकता है? तो हम डेफिनेटली वर्क है। अभी हम पार्टी हमारी नहीं, तो वी शुड नीड टू वर्क एज अ बार्गेनिंग कंडीशन। मैं एज अ प्रोफेसर, एज अ एक्टिविस्ट, मैं चीज को सभी लोग, आप कई सारे भाई बंधु मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। मैं एक जाति की बात नहीं करती हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर। सर्व समाज मतलब हमारा बहुजन समाज। तो इसलिए जो भी राजनीतिक रूप से अभी होगा, हम उसमें देखेंगे। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, कुछ और को भी मौका देते हैं। भाई साहब आगे तो पूछो, अरे खड़े हैं ना, आराम से सभी पूछ लो एक एक करके। ये सवाल है मेरा कि हम मानते हैं कि ये समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है और इसकी ताकत है, और इस ताकत को इसने हरियाणा में भी दिखाया, जो आपने बताया 2007 से जो मूवमेंट चला वो हम आपका समझ रहे हैं, वो बहुत वाकई में काबिले तारीफ है। मेरा सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज से अलग इसमें और कौन कौन से समाज है जिनको आप लेकर चल रहे हैं, वो कौन से समाज है और उनके कौन कौन से लोग आपके साथ में हैं, और दिल्ली के अंदर उनकी क्या हिस्सेदारी की बात आप लोग कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि उस पर आप कोई बात जी। आपका जो सवाल है, मैं पहले अपनी पहचान आपको बता दूं। मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह कुंडा पंजाब से हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ाई लड़ी गई उसमें मैंने और हमारी जो टीम है
उसने बहुत बड़ा जो काम किया। पहले तो बात जो आपकी बात मैं आपको एक संदर्भ से समझाता हूँ कि जैसे डीएससी की आप बात करते हैं, तो डीएससी के काइंडली डिस्टर्ब मत एक मिनट भाई, भाई साहब। बोलिए जो डीएससी पत्रकारी है ये, मीडिया ही है। भाई, बैठ जाओ आराम से, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 खड़ा हुआ है। 2 मिनट बैठ जाओ। जिससे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का यत्न करता हूँ। जैसे आपने बात की डीएससी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि दिस इज द क्लास नॉट कास्ट, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके जो रिगार्डिंग जो फैसला आया है, इसके रिगार्डिंग ये फैसला है कि जो डीएससी में आती है वंचित जातियाँ, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वंचित जातियाँ हैं, जिनको प्रॉपर जो सर्विसेज में जितनी इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है शेड्यूल्ड कास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो पीछे लोग रह गए हैं, उनको प्रॉपर हिस्सेदार नहीं मिली है। उन लोगों के लिए जो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था 1 अगस्त 2024 में। अगर आप बात करें, मैं एक संदर्भ में, ये पंजाब में जैसे अभी एक ग्रुप है 2 जातियों का, वैसे 39 कास्ट है पंजाब में, शेड्यूल्ड कास्ट है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। अब वहाँ पे 37 जो कास्ट एक ग्रुप में, और 2 कास्ट जो है मजबी सिख और वाल्मीकि, ये एक ग्रुप में। जो वाल्मीकि और मजबी कास्ट है ये एक ग्रुप है। और जब हमने, आप हैरान होंगे समूह पत्रकार साहिबान, जब हमने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया, तो पंजाब में ये 1975 से ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वहाँ पे चल रही थी, अभी भी चल रही है। 2006 में जो जब ईवी चनैया वाला फैसला आया, 2004 में ये स्ट्रक डाउन हुई थी, और उसके बाद ये एक्ट बना। तो बात ये है कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो जातियाँ हैं, इनमें से 2 कास्ट जिनका जो मोर दैन 50% इनकी जो पॉपुलेशन अब तक ये 88 लाख जो 2011 के आंकड़े हैं, उसमें से अब इनकी जो गिनती है, जो प्रॉपर जो इनकी पॉपुलेशन है, ये मोर देन 40 लाख है दो जातियों की। पर जो 39 जातियों में कुछ और जातियां निकाल कर अपने बैकवर्ड क्लासेस से निकालकर बड़ी संख्या में उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया। तो जब ये डाला, उनकी संख्या जो बढ़ गई, तो जातियां भी 37 से बढ़कर 39 हो गई। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब इन्होंने क्या किया कि ये हो रहा है कि जब 1975 से ये वहाँ पर लागू है, तो अब तक 1 अप्रैल 2023 तक जो हमने आरटीआई माध्यम से जो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डाटा एकत्र किया, तो पंजाब में ये सिर्फ अभी सर्विसेज में है। 1975 से सिर्फ सर्विसेज में है, और सर्विसेज में ये होने के कारण 22 डिपार्टमेंट या ऑफिस ऐसे हैं जिनका जो हमने आरटीआई के तहत डाटा एकत्र किया, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन, मतलब 50 ईयर तकरीबन हो गए हैं, 50 ईयर हो गए हैं रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन होते हुए जब ये डाटा निकल कर आरटीआई के माध्यम से, तब आप लोग हैरान होंगे कि जो मजबी सिख और वाल्मीकि एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, इनकी जो सर्विसेज में इनकी जो भागीदारी थी, ये होनी चाहिए थी 50% शेड्यूल्ड कास्ट में, और ये 1 अप्रैल 2023 तक इनकी गिनती थी 10.89। इतना बड़ा अभी तक जो फर्क है। अब मैंने सिर्फ सर्विसेज की बात करी। इसी तरह जब हम अदर, जैसे मैं हरियाणा में आते हैं, जैसे मैं हिमाचल में जाते हैं, कुछ कास्टें ऐसी हैं जो पंजाब में या हरियाणा में वो एक ग्रुप में आती हैं जो जिनको ज़्यादा मिल चुका है, और दूसरे ग्रुप में, जैसे हिमाचल की मैं बात करता हूँ, हिमाचल में जो चमार एक ऐसी कास्ट है, उसको अभी तक भी उनका प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला, लेकिन पंजाब में उनको बहुत ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये किसी स्टेट में
इनकी जो भागीदारी है और किसी स्टेट में इनकी जो संख्या है ये डिफरेंट है, और ये स्टेट टू स्टेट ये डिफर करती। प्रधान जी, एक सवाल है कि जी। आपने कहा कि कौन सी जाति मतलब आर्थिक आधार पे आगे निकल गई, क्या कोई डेटा है इस प्रकार के जिससे ये हो सके कि कौन ने, चमारों ने कितना खा लिया, वाल्मीकियों ने कितना खा लिया, अन्य मजबूसिकों ने कितना खा लिया? मैंने अभी आपको बताया, ऐसा कुछ ऐसा डेटा है? अभी आपको तो मैंने दिया डाटा। मैं डाटे की बात की है। ये आपने सिर्फ नौकरियों में बात की, आर्थिक आधार पे आप कैसे? मैंने आर्थिक आधार पे बोला नहीं, एजुकेशनल और सोशल जो इसका स्टैंडर्ड है उसके आधार पे ये इसका डाटा जो ये बनती है हर एक स्टेट की। हरियाणा का हो, सुनिए पंजाब मैं सभी स्टेट की बात ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये मांग कर रहे हैं पूरे देश में कि जैसे अभी बिहार में जो जातिगत गणना हुई है, हम तो पूरे इंडिया में चाहते हैं कि जातिगत अगर गणना होगी तो फिर सारा जो सिनेरियो सामने निकल के आ जाएगा। पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है, ये इनकी जातिगत गणना ऑलरेडी पहले से जैसा भी जो स्टेट है उनके पास होती है। आप जो स्कीम होती है हर के प्लानिंग जो डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, उसमें जातिगत गणना वो आती है। जैसे हम पंजाब की जातिगत गणना आपको दे सकते हैं, कौन कितनी जाति है, कौन कितनी जाति है, कितनी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शहरों में कितने रहते हैं, गांव में कितने रहते हैं, कितने के पक्के मकान है, कितनों के कच्चे मकान, ये सभी डाटा है। और डाटे के बिना कुछ नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी फैसला कर देता है। एक और मेरा सवाल है, आपने अभी एक बात कही थी कुछ जातियां जो है वो मलाई खा गई, तो उन जातियों का अक्सर ये कहना होता है कि आपने अपने समाज में जो आपके जो सामाजिक संगठन है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं फैलाई आपके समाज में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली अभी मैं भाई साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए आंसर आ जाएगा कि पूरे भारत में जो जातिगत तरीके से जो पहला रिजर्वेशन 1950 की बात है वो 1930-31 के जनगणना के आधार पर हुआ, जो हम लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। फिर लगातार 76 में जो मतलब जनगणना हुई उसके ऊपर अभी तक जातिगत जनगणना के आधार पर बहुत सारा स्पेसिफिकेशन हुआ ही नहीं है, पहली बार। तो अब वो डेटा जो स्टेट वाइज तो डेटा हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, और उस डेटा के आधार पर एक नई डिमांड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात आपकी जहाँ पर है कि कोई कुछ जाति हमारी वंचित समाज में सारी जाति हमारी है, हमारी कोई किसी से नहीं है कि कुछ जाति में कोई सर्टिफिकेट वर्ड नहीं बोलूँगी, बट ये है कि कहते हैं कि कुछ लोग, मैं कहती हूँ रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, कुछ लोगों को जिसको मिल गया, सपोज एक बहुत मजबूत हो गया लेकिन एक बहुत मतलब एक को कुछ नहीं मिला है, तो हमें तो अपने आप भी उसको देना होगा। एक परिवार के अंदर पूरी लगातार बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति भी है और मतलब एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा है और उनको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन ऐसे बहुत हमारे जन पे पहली बार भी रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? रिजर्वेशन राशन देने का काम नहीं करता। रिजर्वेशन आपको नॉलेज देकर एजुकेशन के बाद अपने स्टेटस को बनाने की बात करता है। एजुकेशन के अंतर्गत हमारे बच्चों को जब हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, भाई जो आपने कहा कि वो समाज ये कहता है कि भी आपने अपने समाज को अवेयर नहीं किया, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है जो एजुकेटेड हो गए? क्या उन बाकी समाज को एजुकेट करने का उनका काम नहीं है? सिर्फ अपना यहाँ पर बात समाज नहीं आता, यहाँ पे बात जाति आ जाती है कि हमें अपनी जाति, मेरा पेट हाउ और मैं न दूं काऊ वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक वंचित समाज का हिस्सा हो, अर्थात आपके जो अन्य भाई बंधु हैं वो जाति क्या संबंध रखते हैं? अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात करी है, जाति विहीन समाज की बात करी है। रिजर्वेशन जाति पे नहीं, रिजर्वेशन उस वर्ग को मिल रहा है जो वंचित समाज में आता है, और उसमें 1028 जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत गई और वहां पे 2, 3, 4 जातियों को ही मिले, तो बाकी की जो हजारों सोइयों जातियां उनका क्या होगा? कहीं पे थोड़ी कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो हमें अवेयरनेस करना काम आपका भी है, अवेयरनेस करना मेरे जैसे लोगों का भी काम है। दो तारीख को जो आप शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बाद अगर सरकारें नहीं सुनती तो आपकी आगे का रणनीति क्या होगी? सरकारें कभी भी किसी की नहीं सुनती, सरकारें कभी किसी की सगी नहीं होती है, वो वोट की सगी होती है, जान लीजिए। ये लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। वो लोग समझते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने लिए काम करे, और हम काम करेंगे जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, अर्थात जनता महत्वपूर्ण है, हमारा एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन डेंट डालने का काम जरूर करेंगे, डेफिनेट। 2 तारीख के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, 2 तारीख के लिए हम
दिल्ली की डीएससी समाज की जनता से नम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने घरों से निकले, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और जो सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, जो हमें अधिकारों से वंचित रखने का काम करती है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। और मैं आपको 2014 की बात बताता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी पचकुया वाल्मीकि मंदिर में गए थे, उन्होंने समाज के लोगों से वायदा किया था कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और 10 साल की सरकार बनने के बावजूद भी दिल्ली में ना कोई कच्चा कर्मचारी पक्का हुआ है और ना ठेका प्रथा खत्म हुई है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेकेदारों को अमीर बनाने का ठेका ले रखा है। जी विकास जी, आप क्या कहेंगे? दिल्ली को 2 तारीख को जो अभी आप लोग घोषणा करने वाले हो, 2 तारीख को क्या होगा दिल्ली, क्योंकि आप दिल्ली से? विकास जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में सरकार बनाते हैं, पत्रकार बंधुओं मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो पंजाब सरकार 176 लाख अफसरों की पोस्ट एडवर्टीज करती है और उन 176 लाख अफसरों में कोई रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं रखी गई थी। जब दिल्ली नेशनल कमीशन SC/ST ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया, पंजाब सरकार बजाय उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई करती, पंजाब सरकार हाई कोर्ट चली गई और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में ये रिप्लाई दिया कि ये लोग इन पोस्टों के लायक नहीं हैं।